अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ शेप कॉन्सेप्ट। आज हमने शेप कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ मज़ीद पढ़ना है और शेप प्रिंसिपल पढ़ना है। हमने शेप प्रिंसिपल पढ़ने के बाद उसकी एप्लीकेशंस देखनी है और लिमिटेशन देखनी है। और दूसरा हम छोटा सा टॉपिक है बफर सॉल्यूशन, उसके बारे में जानेंगे कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शेप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जिसमें आपने सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा और जाना कि सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड और बेसिस क्या होते हैं। इसके बाद पियर्सन ने एक प्रिंसिपल दिया जिसको कहते हैं पियर्सन्स प्रिंसिपल या फिर कहते हैं शेप प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक हार्ड एसिड जो है वो हार्ड बेस से कंबाइन करता है और एक सॉफ्ट बेस जो है वो सॉफ्ट एसिड से कंबाइन करता है, प्रेफर करता है। यानी हार्ड एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट बेस। ठीक है, तो पियर्सन प्रिंसिपल हमें बताता है कि इनके रिएक्शंस कैसे होंगे या जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो कैसे होंगे, वो स्टेबल होंगे या अनस्टेबल होंगे, या उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। आगे हैं कुछ कॉमन फीचर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स। पहले हम एसिड्स के बारे में पढ़ते होते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड के कॉमन फीचर्स देखते हैं। जो हार्ड एसिड होते हैं वो डोनर एटम के साथ यूजुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस करके साथ रहना पसंद करते हैं, यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा स्मॉल साइज होगा एसिड का, जितना स्मॉल साइज होगा और जितना ज़्यादा चार्ज होगा एसिड का यानी एक्सेप्टर एटम का, तो स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, the higher the charge and smaller the radius of acceptor and of the donor atom, और डोनर एटम भी स्मॉल इन साइज हो और उसके चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो तो स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, क्योंकि उनकी इंटरेक्शन अच्छी होगी ना, इसलिए स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स बनेगा। नेक्स्ट क्या है इसका? द कोऑर्डिनेशन ऑफ अनचार्ज लिगेंड। ठीक है, यानी सॉफ्ट बेस आ जाए, जैसे कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है। ऑलिफिन्स यानी इनमें डबल बॉन्ड होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इज प्रेफर विद सॉफ्ट एसिड, यानी ये सॉफ्ट एसिड जो है वो सॉफ्ट बेसिस के साथ ही कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट जो है द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स मच ऑन पोलराइजेबिलिटी। चूँकि शेप कॉन्सेप्ट को हमने पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट पर ही बनाया है, तो इनके जो रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट वो भी इनकी पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। कॉमन फीचर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस के कॉमन फीचर्स देखते हैं। द हार्ड और सॉफ्ट कैरेक्टर ऑफ बेस डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द डोनर स्पीशीज, यानी जो बेस वो स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन देती है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है। द पोलराइजेबल इज द डोनर, जितना ज़्यादा वो पोलराइज एबल होगा यानी उसको जितनी इजीली उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं तो बेस का करैक्टर उतना ही सॉफ्ट हो जाएगा, यानी वो सॉफ्ट बेस की तरफ बढ़ेगा, ज़्यादा करैक्टर उसका सॉफ्ट बेस वाला होगा। नेक्स्ट क्या है? सेकंड पॉइंट, लिगेंड होता है बेस। ठीक है, शेप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिगेंड यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो सेंट्रल मेटल एटम को, उसको लिगेंड कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री से आया हुआ है। लिगेंड मस्ट पोजेस एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑन सूटेबल एनर्जी लेवल्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए ताकि वो एसिड से यानी एक्सेप्टर के डी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ला सके। मोर अवेलेबल द ऑर्बिटल द सॉफ्टर द लिगेंड, जितनी ज़्यादा उसके अंदर वैकेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लेने की, अगर उसके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं यानी उसका इलेक्ट्रॉन लेने का जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो बेस सॉफ्ट हो जाएगा, वो अच्छा बेस नहीं रहेगा, वो हार्ड बेस नहीं रहेगा। सॉफ्ट लिगेंड लाइक द हार्ड लिगेंड एंड टेंड टू फ्लॉक टुगेदर, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सेंटर है और उसके साथ ज़्यादा
सॉफ्ट लिगेंड लगे हुए हैं, तो अगर वो रिएक्शन कर रहा है तो वो जो नया लिगेंड ले सकता है वो सेंटर, वो सॉफ्ट ही लेगा, वो सॉफ्ट लिगेंड को ही लेगा। लेकिन अगर एक सेंटर है, उसके साथ मसलन 3 पहले से लगे हुए हैं लिगेंड्स, ठीक है, और वो हार्ड हैं, तो एक और लिगेंड हम उसके साथ लगाना चाहते हैं, तो उसको सॉल्यूशन के अंदर छोड़ें जिसमें सॉफ्ट लिगेंड भी हो, हार्ड लिगेंड भी हो, यानी हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस हो। तो वो चूँकि हार्ड सेंटर हो चुका है, उसके साथ ऑलरेडी 3 हार्ड लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो वो जो नया लेगा हार्ड को ही अपने साथ लगाएगा, ठीक है। तो वो कहते हैं सॉफ्ट लिगेंड्स की क्या करैक्टर होता है, वो हार्ड लिगेंड की तरह फ्लॉक टुगेदर, वो इकट्ठे रहना पसंद करते हैं। The most important topic, applications of Shab principle. Shab principle की पहली एप्लीकेशन में हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। थर्मोडायनेमिक यानी हीट के लिहाज से उनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है। अच्छा, इसके लिए एक जिस तरह आपने पियर्सन प्रिंसिपल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, अगर हार्ड लिगेंड हार्ड एसिड से जुड़ा हुआ है, यानी हार्ड बेस हार्ड एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए हुए है, तो ये लिगेंड ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर कोई सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ या फिर कोई हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा हो, तो वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखें Ag पॉजिटिव जो है वो सॉफ्ट एसिड है, ठीक है। I2 जो है यानी आयोडाइड जो है, I नेगेटिव जो है वो सॉफ्ट बेस होती है। अब देखिए सिल्वर आयोडाइड AgI2 नेगेटिव जो है वो स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि इसके अंदर एक सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिल्वर फ्लोराइड की बात करें, AgF2 नेगेटिव की बात करें, तो Ag पॉजिटिव यानी सिल्वर जो है, सिल्वर आयन जो है वो चूँकि सॉफ्ट एसिड है, ठीक है, लेकिन फ्लोराइड F नेगेटिव जो है वो हार्ड बेस है, तो इनका कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरी इसकी एप्लीकेशन क्या है शैप प्रिंसिपल की, वो ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड, यानी हम हैलोजन एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं। H पॉजिटिव जो है वो हार्ड एसिड है, ठीक है, F नेगेटिव जो है वो हार्डेस्ट बेस है, HF अब जो जुड़ गए हैं ये दोनों हार्ड एसिड हार्ड बेस हैं, तो इनका जो कंपाउंड बन रहा है वो बहुत स्टेबल है। अब HF जो है वो इजीली अपना H पॉजिटिव नहीं देगा, यानी उसका एसिडिक करैक्टर अच्छा नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही हम HF से Cl HBrHI की तरफ बढ़ते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ये देखें पिक्चर में मैंने HF को उन्होंने ग्रेटर देन लिखा हुआ है, लेकिन ये आपने लेस देन करना है, वो ऊपर करेक्शन की हुई है, ठीक है। इसके साइन में आपने HF इज लेस एसिडिक देन HCl, HCl इज लेस एसिडिक देन HBr एंड और HBr इज लेस एसिडिक देन हाइड्रोजन आयोडाइड। नेक्स्ट है हमारे पास कैटलिस्ट पॉइजनिंग। बहुत सारी मेटल्स जो हैं जो एज अ सॉफ्ट एसिड एक्ट करती हैं, जैसे कि प्लाटिनम और प्लाटिनम हैं, वो कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करती हैं बहुत सारे रिएक्शंस में। वो आप पढ़ चुके हैं, FSC में काफ़ी सारे रिएक्शंस पढ़े हैं आपने। अगर उनके रिएक्शन के अंदर कोई सॉफ्ट बेस मौजूद हो, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, सेलेनियम है, ये सारे लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो ये सॉफ्ट बेस के तौर पर एक्ट करते हैं। अगर उस रिएक्शन के अंदर ये सॉफ्ट बेसिस मौजूद हों तो कैटलिस्ट अपना काम नहीं कर पाता, कैटालिटिक पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई हार्ड बेस मौजूद हो इन कैटालिस्ट के साथ, प्लाटिनम और प्लाटिनम के साथ, तो फिर ये इनकी पॉइजनिंग नहीं होती, क्योंकि वो इनके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे और ये अपना काम जारी रखेंगे। चॉइस ऑफ कैटलिस्ट, हम किसी रिएक्शन के बारे में अगर जान चुके हैं, उसकी सॉफ्ट नेचर है या हार्ड नेचर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इसके लिए कौन सा कैटलिस्ट जो है वो इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी प्रेडिक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर ये हार्ड एसिड और हार्ड बेस के दरमियान रिएक्शन है तो ये अच्छा रिएक्शन होगा, ज़्यादा जो है वो
राइट साइड यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर एक हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस से मिल रहा हो तो ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन में कम जाएगा। ठीक है, जैसे कि H पॉजिटिव याद रखिएगा, यानी हाइड्रोजन आयन जो है दैट इज़ अ हार्ड एसिड। OH नेगेटिव जो है यानी OH नेगेटिव ये बेस है, ये हार्ड बेस है। अब ये पहली एग्जांपल में CH3HgOH, इसमें OH और H पॉजिटिव का मिलाप हो रहा है। H पॉजिटिव हार्ड एसिड है, OH नेगेटिव हार्ड बेस है, तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन SH नेगेटिव की बात करें तो वो सॉफ्ट बेस है। दूसरे रिएक्शन में देखें, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस से मिल रहा है, यानी हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस से मिल रहा है, तो ये रिएक्शन जो है ज़्यादा रिवर्स डायरेक्शन में यानी लेफ्ट साइड पे रहेगा। ठीक है, तो ये अच्छा रिएक्शन नहीं है। और दूसरी बात ये, दूसरे रिएक्शन में देखें CH3HgSH, CH3Hg जो है H पॉजिटिव वो एक सॉफ्ट एसिड है, SH जो है वो सॉफ्ट बेस है, तो इनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। इनका रिएक्शन इस वजह से भी स्लो होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन शैप कॉन्सेप्ट की, सिम्बियोसिस क्या होती है। जॉर्ज जेनसन 1968 में जॉर्ज जेनसन ने सिम्बियोसिस का कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर एक सेंटर है उसके साथ सॉफ्ट लिगेंड लगे हुए हैं तो वो मज़ीद एक्सेप्ट करने की सलाहियत सॉफ्ट लिगेंड को ही रखेगा, और अगर उसके साथ कोई हार्ड लिगेंड ऑलरेडी ज़्यादा हार्ड लिगेंड लगे हुए हैं तो वो जो नया लिगेंड अपने साथ अटैच करेगा वो भी हार्ड ही होगा। ठीक है, it means compounds are symmetrically substituted and do not have mixed substituents। जैसे कि ये देखें BH3, इसमें F नेगेटिव साथ है उसके BH3। ठीक है, अब H जो है उसने सॉफ्ट लिगेंड है H नेगेटिव जो है वो सॉफ्ट बेस है, F नेगेटिव जो है वो हार्ड बेस है। अब BF3H नेगेटिव के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो ये क्या करते हैं, अपने अपने लिगेंड को एक्सचेंज कर लेते हैं, आसानी से एक्सचेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिम्बियोसिस कर रहे हैं, यानी हार्ड सेंटर हार्ड लिगेंड को एक्सेप्ट कर रहा है और सॉफ्ट सेंटर जो है वो सॉफ्ट लिगेंड को एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह बाकी दो एग्जाम्पल आप आसानी से समझ सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ शैप कॉन्सेप्ट को देखें। शैप कॉन्सेप्ट जो है जनरल इन नेचर है और ये कोई क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं देता। ठीक है, और अगर हमने किसी एसिड या बेस के बारे में ये कहना है ये हार्ड है या सॉफ्ट है, हमें इसके रिएक्शंस के बारे में जानना चाहिए पहले। ये इसकी लिमिटेशन है शैप कॉन्सेप्ट की। बफर सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे अगर पानी को काफ़ी टाइम तक जो है वो खुला पड़ा रहे तो वो एसिडिक हो जाता है या बेसिक हो जाता है। एसिडिक क्यों हो जाता है? क्योंकि हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट करता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो एसिडिक हो जाता है। या फिर सिलिकेट्स के साथ उसका रिएक्शन हो जाता है तो सिलिकेट के साथ रिएक्शन होने से वाटर जो है वो बेसिक हो जाता है। लेकिन कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो कि अपने अंदर pH चेंज को रेजिस्ट करते हैं, यानी वो अपनी pH को मेंटेन रखते हैं। सच सॉल्यूशंस आर नाउन एज सिंपली बफर्स। ये जो रेजिस्टेंस इन pH है किसी सॉल्यूशन की, इसको बफर एक्शन कहा जाता है। बफर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, एसिडिक बफर भी हो सकते हैं, बेसिक बफर भी हो सकते हैं। एसिडिक बफर किसके बने होते हैं? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। वो क्या होगा? एसिडिक बफर होगा। इसके एग्जांपल में एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट ले लेते हैं। और अल्कलाइन बफर कैसे बना सकते हैं? हम एक वीक बेस लें और इसका सार लेकर हम अल्कलाइन बफर बना सकते हैं। और इसके एग्जांपल में हम देखते हैं जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद बफर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।